हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हम बात करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड मीन्स होता है किसी भी चीज़ को पुनः खोज करना। सपोज आप देखते होंगे पहले 1600 सेट 1200 सेट की मोबाइल आती थी, लेकिन आज आप देखिए तो एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्टफोन्स, हर एक नए नए फीचर्स, नए नए मॉडल आपको देखने को मार्केट में मिलते हैं। ये किसका देन है? ये रिसर्च का ही देन है। रिसर्च का ही बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है री मतलब पुनः, सर्च माने खोज करना, कोई नई चीज़ का आविष्कार करना, इसे ही बोलते हैं रिसर्च। अब रिसर्च में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला आपका होता है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। दूसरा टॉपिक आपका आता है स्टेप ऑफ रिसर्च। फिर तीसरा आपका टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। चौथा टॉपिक आपका होता है कैरेक्टर ऑफ रिसर्च। उसके बाद आपका होता है मेथड्स ऑफ रिसर्च। ये बेसिक आपके क्या होते हैं, एक एक करके टॉपिक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एथिक्स ऑफ रिसर्च। लास्ट में होता है आईसीटी सपोर्ट, बेसिक जो मटेरियल है रिसर्च में कितना योगदान कर, अर्थात आईसीटी सपोर्ट मटेरियल। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके बात करते हैं। अब शुरुआत करते हैं। पहला आपका पॉजिटिविज्म क्या है एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है। पॉजिटिविज्म मीन्स होता है जो आपका साइंटिफिक बात करता हो। जैसे पहले समय में क्या था, लोगों को जब इतना अनुभव नहीं था तो उन लोग किस तरीके की बात करते थे कि कहते थे ये सब गॉड की देन है या ईश्वर की देन है। अगर कोई भी महामारी, बीमारी, किसी भी प्रकार की जो घटना घटती थी तो उसको बोलते थे ईश्वर का देन है। लेकिन जैसे जैसे 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में लोगों को आप देखते होंगे, जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर में या वेस्टर्न कंट्री में, वहाँ पर क्या हो, लोगों में एक जागरूकता आई। जब उनमें अवेयर आए, बड़े बड़े फिलोसफर आए, कांट आए, अरस्तु आए, सुकरात आए, ऐसे व्यक्ति जो है, जब उन लोग की विचारधारा एक नई कॉन्सेप्ट लेके आई, तब लोगों के अंदर लगा नहीं, ये चीज़ें कोई गॉड, कोई ईश्वर नहीं कर रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकता है या नेचर के अंदर कोई परिवर्तन हो सकता है, जिससे हमारे अंदर तरह तरह की या हमारे समाज में बीमारियां घटती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज में जन और धन की हानि होती है। तब ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उसको लोग एक प्रकार से ऑर्थोडॉक्स तरीके से बात करते थे। बाद में इसको तब जब समझ गए तो बोले नहीं, ये साइंटिफिक क्रिया है, एक प्रकार से साइंटिफिक एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से मानव के हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, तो उसको बोलते थे पॉजिटिविज्म। दूसरा आपका टॉपिक होता है, लेकिन ये रिसर्च में हम क्यों पढ़ते हैं? रिसर्च इसीलिए क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ का खोज करते हैं तो पहले उस चीज़ के प्रॉब्लम को समझेंगे, उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आगे हम बताएंगे, स्टेप ऑफ रिसर्च के ऊपर बात करेंगे। तो दूसरा इसमें टॉपिक आपका आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है? ये बोलता है साइंटिफिक प्लस आपका होता है लॉजिक। अभी क्या कहता है, जब हम कोई बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं, पहले उसको हम क्या करते हैं, साइंस के तर्क के आधार पे देखते हैं, लेकिन जब उस पर सही नहीं बैठता, हम लॉजिक की कसौटी पे बेसिक चीज़ को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। अगर वो चीज़ें सही करेक्ट हमें मिलती हैं, तब हम बोलते हैं कि अब ये चीज़ें सही हैं। जैसे आजकल लोग ज़्यादातर लॉजिकली बात करते हैं, एक तार्किक बात करते हैं कि देखिए हर एक चीज़ ऐसा नहीं सब साइंस हो या मैथोलॉजी हो, हमें उसको तर्क के आधार पे देखना चाहिए, मतलब प्रूफ के साथ बात करना चाहिए। ना कि जैसे कोई आजकल व्यक्ति आता है, अच्छे कपड़े पहन लिया, अच्छे वॉच लगा लिया, बढ़िया टाई लगा लिया, उसके बाद किसी कमरे में बैठ के बढ़िया वीडियो बना दिया, बाद में बोलता देखिए मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, लेकिन पता चला वो किराए के घर पे, किराए की ज़िंदगी पे वो चल रहा है। अब ऐसे व्यक्ति पे आप कैसे बिलीव करेंगे? तो ये कहने का मतलब आप बोलेंगे भैया पहले प्रूफ दिखाओ, आप अपने बिजनेस का हमें बैलेंस शीट दिखाओ, कितना आपके पास एसेट्स हैं, कितनी आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं, ये बेसिक चीज़ें हमें दिखाओ, तब हम मानेंगे आपका व्यापार कैसा है या आपकी स्थिति कैसी है। तो इसको बोलते थे तार्किक के आधार पे बात करना, या तार्किक आधार पे चीज़ों पे जो हम रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात किया पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। अब दूसरा हम बात करते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च। देखिए स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होता है, जब आप मान लीजिए पीएचडी, आप जो भी बच्चे भी पास किए हैं और या जिनका जीआरएफ हो गया जी, या जिनका नेट हो गया, जब वो रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च से पहले आपको बेसिक एक प्रपोजल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो प्रपोजल के आधार पे हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक वही पॉइंट हमें यहाँ पर स्टेप ऑफ रिसर्च पे बात करेंगे।
अब स्टेप ऑफ रिसर्च में क्या क्या बातें हमें पढ़ना होता है, एक एक करके समझते हैं। पहला होता है किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम को समझो। जैसे आपके जीवन में, आपके लाइफ में बहुत से बच्चे पेपर देते हैं, क्वालिफाई नहीं करते, या बहुत से बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं बट वो कहीं इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, या उनके मान लीजिए इंटरव्यू भी होता है लेकिन जब उनको बोलते हैं कि बोर्ड के सामने खड़े होकर लेक्चर दो तो वहाँ पर उनके हाथ पैर कांप जाते हैं या उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो ये जो आपके अंदर लैक ऑफ प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ किसी भी चीज़ का आप, या लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इस प्रकार की जब चीज़ें आपके पास होती हैं तो आप किसी भी चीज़ में कंफर्ट जोन नहीं हासिल कर पाते या कंफर्ट जोन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये आपके लिए क्या होती है, प्रॉब्लम। इसीलिए फर्स्ट आपका जो स्टेप में क्या पढ़ते हैं हम, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करो, ठीक। जब प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करोगे, बेसिक एक चीज़ को समझोगे, देन उस प्रॉब्लम को फिर आप जब आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हो, एक लिटरेचर रिव्यू बनाते हो। लिटरेचर रिव्यू मतलब क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में प्रॉब्लम इम्पैक्ट करता है। आपका अगर मान लीजिए कॉन्फिडेंस की कमी है तो हम कैसे इसको और बेहतर कर सकते हैं, या हम आई टू आई कॉन्टैक्ट बात नहीं कर पाते तो हमें कैसे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना। बहुत से बच्चों के पास नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होती है बट वो कॉन्फिडेंस तरीके से बात नहीं कर पाते, और बहुत से तरीके से बच्चे, उनके पास बात करने का तरीका बहुत अच्छा बट उनके पास लैक ऑफ नॉलेज की कमी होती है। तो हम ये सारी चीज़ क्या करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू बनाते हैं। फिर उस लिटरेचर रिव्यू के आधार पर हम क्या करते हैं, जो है डाटा का कलेक्शन करते हैं। डाटा मीन्स अर्थात डेटा का कलेक्शन करते हैं। डेटा का जब हम कलेक्शन कर लेते हैं तो डेटा जो हमारे पास आता है दो तरीके से आता है, एक प्राइमरी सोर्स होता है और एक सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स मीन्स क्या होता है, जब हम डायरेक्ट किसी व्यक्ति से जाके फेस टू फेस बात करते हैं, वहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। सपोज करिए आप देश की जनगणना हो रही है, समाज की, या तो आप वहाँ क्या करेंगे, घर घर जाएंगे, पूछेंगे भाई आपके फैमिली में कितनी नौकरी है, या कितने लोग जॉबलेस हैं, या कितने लोग जॉब करते हैं, या आपके पास कितनी एकड़ ज़मीन है। आप क्या करती है, जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं, एक नोट तैयार करते हैं, ये होता प्राइमरी सोर्स। दूसरा क्या होता, ऑलरेडी कोई डाटा, जैसे मान लीजिए ऑलरेडी कोई डाटा प्राइमरी सोर्स इकट्ठा करके रखा था, आपने जा करके वहाँ से पढ़ के सब डाटा अपने पास रख लिया, ये बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। जैसे आजकल देखिए यूट्यूब हो गया, या आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जो पढ़ाई के सोर्स की बात मैं करता हूँ। बाकी बहुत कुछ चीज़ें लोग देखते हैं जो आपकी पढ़ाई के काम की, इकोनॉमिक्स, जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे प्रेजेंट टाइम में, आज के समय में आपके 47 इस वक्त जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बने हैं ट्रंप। तो आप देखिएगा ट्रंप के बारे में अगर आप बेसिक चीज़ डाटा कलेक्ट करेंगे तो फेस टू फेस तो बात होगी नहीं, आप क्या करेंगे, सेकेंडरी रूप से डाटा कलेक्ट करते हो। तो ये जो आपका सोर्स बनता है इसको बोलते हैं हम, एक मिनट दोस्तों, जब हम डाटा क्या करते हैं सेकेंडरी सोर्स से इकट्ठा करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। तो हमारे पास डेटा हो गया, उस डेटा के आधार पर फिर हम क्या करते हैं, एक सैम्पलिंग तैयार करते हैं। पहला क्या, प्रॉब्लम, दूसरा लिटरेचर व्यू, तीसरा हमने डेटा कलेक्शन किया, अब चौथा हम कर रहे हैं उसकी बेसिक एक सैंपल बनाते हैं। सैंपल मीन्स जैसे आपने देखा होगा कभी डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसको सैंपल कहीं बार, ठीक है थोड़ा सा सैंपल ब्लड चाहिए, ऐसा तो है नहीं उसके पूरे बॉडी का 5 लीटर खून निकाल के लेके जाएंगे कि अब इस पर हम पूरा रिसर्च करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना लैब में। तो क्या करते हैं, बस 2 ml 3 ml कुछ जो भी होता है वो ब्लड लेते हैं, फिर अपने वो लैब में जाकर उसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि भाई आपको क्या फीवर है, या कौन सी बीमारी आपके शरीर में, या कौन सी तत्व की मात्रा बढ़ गई या कौन सी तत्व की मात्रा घट गई, वो फिर रिपोर्ट आपको देते हैं। तो सैंपल लेके जब जाते हैं तो उसको उसी को सैम्पलिंग एक बनाते हैं। तो जब सैम्पलिंग बनाए तो बेसिक उसके 2 बेसिक आधार पे बनाते हैं। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स वो होता है जिसमें 100% संभावना होती है कि बीमारी होने की चांस दिखती है। नॉन प्रोबेबिलिटी वो बोलते हैं जिसमें आपको लगता है एक्सीडेंटल बाई यदा कदा बीमारी देखने को मिल सकती है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ते होंगे प्रोबेबिलिटी में, जिसमें आप बोलते हैं सिस्टमेटिक होता है, एक एस सिंपल होता है, स्ट्रेटोफाइड होता है, नेक्स्ट आपका क्लस्टर होता है। इस तरीके अलग अलग करके हम बात कर, जिसमें एक प्रकार से प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है जिसमें संभावना 100% पॉजिटिव आएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है जिसमें एक्सीडेंटल होता है, कोटा होता है, अप्रोप्रिएट होता है, इस तरीके जो बात करते हैं। तो आपने देखा स्नोफॉल होता है। अब स्नोफॉल मीन्स अलग बात होती है, इसको बाद बताएंगे। इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी 2 तरीके का हम बात करते हैं, सैंपल तैयार करते हैं। फिर उस सैंपल के आधार पर अगला पॉइंट हम तैयार करते हैं, लिटरेचर रिव्यू बनाते हैं। जब आप लिटरेचर रिव्यू
प्रपोजल तैयार करते हैं, सॉरी दोस्तों, प्रपोजल तैयार करते हैं। तो जब वो प्रपोजल आप तैयार करेंगे, जब आप रिसर्च करें, वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टॉपिक क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मेथड्स क्या है, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब मेथड पूछा जाएगा भाई क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, डिडक्टिव है या इंडक्टिव है, डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस है, हर एक मेथड से आपको पूछा जाता है। उसके आधार पे आपका इंटरव्यू होता है, तब आप रिसर्च वगैरह पे काम करते हैं। जब रिसर्च करेंगे तब आप थीसिस कैसे लिखेंगे, थीसिस बेसिक चीज़ कैसे लिखा जाए, रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाएगा, आर्टिकल जैसे आजकल देखते हैं एडिटोरियल में, जो न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल आता है, एक प्रकार से रिसर्च ही पेपर होता है, क्योंकि वो लोग खोज के लाते हैं, हर अलग अलग चीज़ों से डाटा कलेक्ट करके तब वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। लिटरेचर आपको प्रपोजल जब तैयार हो जाएगा, उस प्रपोजल के आधार पे उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, एक प्रकार से उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब इंटरप्रिटेशन करना, विचरण करना, चेक करते हैं। फिर उसके बाद डेवलपिंग डाटा कलेक्ट करते हैं, लास्ट में उसके बाद आप सबमिट कर देते हैं। तो 8 पॉइंट से आपको क्या होता है, स्टेप ऑफ रिसर्च गुजरता है। इसमें 2-3 पॉइंट और होता है, थोड़ा और बताते हैं दोस्तों। जब आपका स्टेप ऑफ रिसर्च कंप्लीट होता है, उसमें जब आप प्रपोजल बनाते हैं, प्रपोजल में 3 मेथड बेसिक चीज़ ध्यान रखना। एक होता है आपका एस्क्यूनेस। एस्क्यूनेस मीन्स क्या होता है, एस्क्यूनेस बोलते हैं SKUEWS। एस्क्यूनेस मीन्स क्या होता है, इसमें बेसिकली 3 पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अर्थात कब आपका मीन मीडियन मूड आपका असेंडिंग होगा, कब मीन मीडियन मूड इक्वल होगा, कब मीन मीडियन जो आपका डिसेंडिंग में होता है। तो आपको इसे मान लीजिए एक से ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे ट्रायंगल ऊपर जो बीच से एक लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर। अब उसके बाद हम जो राइट होता है और लेफ्ट होता है, तो जो आपका राइट साइड का पॉजिटिव, लेफ्ट साइड का आप नेगेटिव, और जो मिड पॉइंट में आता है उसको आप बोलते हैं जीरो। इस तरीके का हम बनाते हैं। तो ये भी मेथड्स लगाते हैं। एक होता है कुर्तिसिस बोलते हैं, कुर्तिसिस। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, 3 पॉइंट पढ़ते हैं। एक होता है पैलियोटिक, मेजियोटिक एंड पैलियोटिक। तो एक होता है लेपोटिक मीन्स सबसे ऊपर, फिर उसके बाद मेजियोटिक जो मिड पॉइंट, प्लेयोटिक जो पूरा एक बेस के आधार पे चलता है। ये भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट मिशन पढ़ते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना, एस्टिमेटेड करना। जैसे आप कभी कल अनुमान लगाते हैं कि अगर एक क्वेश्चन करेंगे, क्या एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्या एक पेपर में आ सकता है, आप क्या करते हैं, एस्टिमेटेड करते हैं। इस एस्टिमेटेड के आधार पे हम फिर क्या पढ़ते हैं, आप 2 मेथड्स लगाते हैं। एक होता है अल्टरनेटिव मेथड्स और एक आपका होता है अल्टरनेटिव मेथड्स, एक होता है हाइपोथेसिस का नल मैटर, एक होता है नल और एक होता है अल्टरनेटिव। नल मीन्स क्या कहता है, किसी भी चीज़ का या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, लेकिन अल्टरनेटिव क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जो चीज़ नल से रिजेक्ट होगी, अल्टर उसको एक्सेप्ट करता है। बस ये बेसिक चीज़ आपको समझना है। फिर इसी में नेक्स्ट पढ़ते हैं इनोवा टेस्ट क्या है, काई टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है। देखिए पहले हम टेस्ट के बारे में बात करें। टी टेस्ट क्या, तो 30 से अगर कम है टी टेस्ट, 30 से ज़्यादा जेड टेस्ट और 30 के बराबर है तो यू टेस्ट। इस तरीके से हम चीज़ें पढ़ते हैं। इनोवा टेस्ट क्या होता है, एक होता है आपका एमंग की बात करता है, एक होता है बिटवीन का। एमंग मीन्स होता है जब कई अलग अलग लार्ज ग्रुप में चीज़ें देखने को मिलते हैं, और बिटवीन जब होता है 2 या 4 देखने को मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं इनोवा टेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये पूरा बेसिक हमने बात किया। आपका जब प्रपोजल वगैरह बनाएंगे उससे बेसिक मेथड लगाते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च। देखिए मेथड्स ऑफ रिसर्च में बेसिकली 4 होते हैं, वैसे तो 5 भी जोड़ देते हैं। एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, दूसरा डिडक्टिव मेथड्स, इंडक्टिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड्स, और एक हिस्टोरिकल भी मेथड्स होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं। लेकिन बेसिकली जो बात अगर करें तो आपको 5 होते हैं। कौन कौन से फिर से बताते हैं। पहला क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड डिस्क्रिप्टिव। बस ये बेसिक 5 पॉइंट होते हैं, इसको याद रखना। अब ये मेथड्स क्यों लगाया जाता है, जब आप कोई काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई न कोई तो आप मेथड टाइम टेबल सेट करते हैं कि मुझे 5 घंटे इस टॉपिक को पढ़ना, 3 घंटा इस टॉपिक को पढ़ना, 2 घंटा मुझे जो भी अपने लिए समय निकालना है, टहलना, घूमना। तो ये आप क्या करते हैं, बेसिक एक मेथड, एक टाइम टेबल सेट करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप रिसर्च करेंगे तो अलग अलग मेथड लगाते हैं। जब जैसे होता है, फर्स्ट होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स क्या कहता है, एक प्रकार से डिडक्टिव मेथड है। अभी क्या करता है, बेसिक आप अलग अलग जगह से डाटा कलेक्ट करते हैं। जब आपके पास अलग अलग चीज़ें डाटा कलेक्ट हो जाते हैं तो ये बहुत से लार्ज लेवल में, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, इसको बोलते हैं डिडक्टिव। दूसरा होता है इंडक्टिव। आप डाटा कम, बल्कि आप क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि कहते भैया हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए।
तो जो क्वालिटी की बात होगा इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड्स लगाना। कि यहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं, ये जो आपका रिसर्च का काम क्या करता है, आपकी क्वांटिटी को बजाय आपकी क्वालिटी को बेहतर करता है। जैसे आप कोई टॉपिक लिखते हो, पता चला आप 5 पेज लिख दो, किसी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपने टू द पॉइंट बात करते हैं और उसको 1 पेज में समझा देते हैं, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव नहीं, अर्थात क्वालिटेटिव मतलब गुणवत्ता, ये बेसिक चीज़। तीसरा आपका होता है एक्सपेरिमेंटल। आपने रिसर्च करते हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करते हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं, एक बार पढ़ेंगे नहीं याद होगा, दूसरी बार पढ़ेंगे याद नहीं, तीसरी बार बहुत याद, चौथी बार उसमें आप मास्टर बन जाते हैं, 5वीं बार तो आप प्रोफेसर बन जाते हैं, 6ठी बार तो ऐसा लगेगा कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे आ गए, इतना नॉलेज हो जाता है। थोड़ा मजा कर लिया, बट कहने का मतलब यही होता है। एक्सपेरिमेंटल मीन्स होता है बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर और निखार आती है, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तब तक हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं जब तक हम अपने गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, अगला होता है आपका हिस्टोरिकल मेथड्स। हिस्टोरिकल मीन्स होता है जो ऐतिहासिक रूप में, हेरिटेज के रूप में, जो आपको सारी चीज़ें अपने देश या विदेश में चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट क्या कहता है कि ज़मीन से अगर खुदाई से कोई हमें मान लीजिए कोई मूर्ति मिलती है, अगर हम कार्बन डेटिंग से चेक करते हैं इसमें क्या क्या तत्व लगा, इसको बनाने में कौन कौन से मटेरियल लगा या एलिमेंट्स कौन कौन लगा, तो हम उसको जब चेक करते हैं तो आप जब उस पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च क्या, जब कोई आप ऐतिहासिक मान लीजिए कोई जैसे दिल्ली का लाल किला है, रेड फोर्ट, तो आप उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो भाई इसमें कौन सा पत्थर लगा, अब ये पत्थर कहाँ से आया, इतने दिनों तक की बिल्डिंग आज भी ऐसी है, इसमें कोई टूटन, कोई फूटन, कोई दरार, क्रैच नहीं आया, आज भी ऐसे है। तो ऐतिहासिक चीज़ों पर जब आप रिसर्च करते हैं, उसके डिज़ाइन को देखते हो, उसकी कला को देखते हो, उसके मटेरियल को चेक करते हो, इस पर भी लोग काम करते हैं। और भी मान लीजिए हिस्टोरिकल चीज़ पे होता है, जैसे आपने देखा कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, संगीत है, जैसे आपने संगीत में सारेगामा पाधा निसा, इसका बेसिक चीज़ है क्या, ये हर एक गाने को कैसे एक नया रूप दे देता है, नया स्वर कैसे दे देता है, इस पर आप भी रिसर्च करते हो, क्योंकि ये भी आपका हेरिटेज के रूप में होता है, हिस्टोरिकल चीज़ है, ऐतिहासिक चीज़ होती है। नेक्स्ट आपका होता है एक प्रकार से डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव मीन्स जो पहले से रिसर्च करके रखा गया है, अर्थात जो पहले से रिसर्च किसी ने किया हुआ था, वो डाटा उपलब्ध था, आपने उसको पढ़ा, वहाँ से डाटा कलेक्ट किया, आप उस पर नया रूप, नया आकार देना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है आपका स्टेप ऑफ रिसर्च। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं उसके बाद, सॉरी ये मेथड्स ऑफ रिसर्च हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च बेसिकली तो 30, इसको 30 भागों में बांटेंगे। अब जैसे इसमें क्या कहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्शन क्या है, ठीक है, क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, डिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, इस प्रकार से आपका एक्शन रिसर्च क्या है और एक्यूरेट रिसर्च क्या है, ये टू द जो बेसिकली 30 भागों में इसको बांटा गया है। तो एक एक इसमें क्या आपको ही समझाता है कि आप जब रिसर्च करेंगे तो पहली चीज़ पूछेगा भाई इसमें कौन सा आपका क्वांटिटेटिव का रिसर्च है, कौन क्वालिटेटिव का रिसर्च है, कौन इसमें डिपेंडेंस है, कौन इसमें इंडिपेंडेंस है, कौन इसमें आपका बेसिकली हिस्टोरिकल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें पूछे कौन इसमें एक्शन रिसर्च है। तो ये बेसिक चीज़ जब आप पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं, तो ये आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करता है, किस तरीके का आपने रिसर्च किया है। ठीक है, एक होता है कैरेक्टर ऑफ रिसर्च। कैरेक्टर ऑफ रिसर्च टोटल आपका 12 होते हैं, सेम यही पॉइंट होता है, बस उसको 12 तरीके समझा दिया गया। जो आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च में है, ये उसकी बेसिक एक एक कैरेक्टर के बारे में बात कर देता है। ठीक, जैसे आपका क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव और डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ये सारी पॉइंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, जिसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है आईसीटी सपोर्ट मटेरियल। देखिए आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या है, इससे बेसिक चीज़ क्या किया करता है। आज आप जब रिसर्च करते हैं तो आईसीटी क्या कर रहा है, आजकल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके रिसर्च में बेसिक ये मदद करता है, आपका हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है भाई, पहले क्या था, हमें अलग अलग लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी में जाते थे, किताबें पढ़ते थे, फिर वहाँ से डेटा कलेक्शन करते थे। डेटा कलेक्शन करने के बाद जब हमारे पास नोट तैयार होता, फिर हम उसमें अपना एक बेसिक आधार बनाते कि अच्छा ये ठीक है, पॉजिटिव व्यू है, नेगेटिव व्यू है। फिर वहाँ से हम सारी चीज़ कलेक्ट करके फिर उससे बैठ के विचार करते थे, सोचते थे। आज क्या आपके पास जैसे
शोध गंगा करके है, वहाँ से आप चले जाइए उस साइट पे, बहुत से बेसिक चीज़ें आपको जानकारियाँ मिल जाएगा। कैसे प्रपोजल बनाए, कैसे सिनॉप्सिस बनाए, कैसे थीसिस राइटिंग करें, या कौन से आपका टॉपिक कैसे सेलेक्ट करेगा। टॉपिक मान लीजिए रिजेक्ट होता तो दूसरा टॉपिक कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करता, आईसीटी के माध्यम से आज हमारे पास मल्टीपल रिसोर्स, मल्टीपल नॉलेज का बेसिक केंद्र बन गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, आपका होता लास्ट में एथिक्स ऑफ रिसर्च। देखिए एथिक्स ऑफ रिसर्च मीन्स क्या होता है दोस्तों, आप जब भी रिसर्च करिए, एथिक्स क्या कहता है। देखिए एथिक्स एक प्रकार से नैतिकता की बात करता है, जैसे होता है इंटीग्रिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मॉरलिटी। ये बेसिक चीज़ आपको समझना, मॉरल वैल्यू। अब एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी को बोलूँ कि आप इस तरीके से काम ना करो, तो भाई मैं कौन होता किसी को राय देने वाला। जब तक मेरे अंदर खुद नहीं परिवर्तन है, मैं दूसरे को कैसे परिवर्तन में ला सकता हूँ। तो पहले खुद के अंदर चेंज करो, खुद का अपना एटीट्यूड अपना चेंज करो, एप्टीट्यूड अपने अंदर इस तरीके से एक क्षमता भी लेके आओ कि मैं खुद से ये काम कर सकता, तब दूसरा आपको आप राय दे सकते हो। जब आप खुद ही नहीं उस लेवल तक के हो तो कैसे मैं कह दूँ नहीं बेटा आप इस चीज़ की पढ़ाई करो, ये चीज़ ऐसा करो। जब उस लेवल में अगर पढ़ाई किया है, मेरे पास चीज़ें नॉलेज है, मैं टॉपिक को जानता हूँ, तभी बता सकता हूँ ना। तो आपको ये बेसिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें आता एथिक्स, क्या कहता है, एथिक्स मीन्स नैतिकता। जब कोई व्यक्ति रिसर्च करके कोई टॉपिक को अपना सबमिट किया है, कोई थीसिस बनाया है, तो आप वहाँ से पढ़ के इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बट एट इज इट मतलब सेम टू सेम उसके तरीके जैसा आप कभी मत करना, ना तो आपका प्रपोजल, आपका एथिक्स, थीसिस सब रिजेक्ट हो जाएगा और आपका इंटरव्यू हो जाएगा जीरो। इसीलिए कहते हैं आप अपना मेथड्स लगाएं। जैसे मैं अगर बोलता हूँ, मैं मान लीजिए मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा हाथ चलता है, मैं अपने हाथों से बाई लैंग्वेज मेरा होता है, स्टाइल है, ये भी अपना तकिया कलाम है या अमली जामा है। तो जिस तरीके से सबका अपना अपना स्टाइल होता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर मेरा कोई कॉपी भी करता है, कर लिया, तो वो मेरे जैसे नहीं बन सकता। कॉपी तो कर लेगा लेकिन मेरे जैसा नहीं बन सकता, या मैं किसी कॉपी करता हूँ मैं उसके जैसा नहीं बन सकता। तो एथिक्स यही कहता, आपका अपना आइडेंटिफाई, आपका अपना वैल्यू दिखना चाहिए, आपका अपना एथिक्स दिखना चाहिए, आपका अपना रिसर्च दिखना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए। यही कहता है एथिक्स ऑफ रिसर्च, जिसमें आप मॉरल होता है, मॉरल वैल्यू। अब मॉरल क्या है, मॉरल मतलब नैतिकता, और वैल्यू मतलब जो मूल्य है। कभी कल हम लगता है कि भाई मैं इंटीग्रिटी बात करता हूँ, सत्यनिष्ठा की बात करता हूँ कि नहीं, देखिए इंटीग्रिटी होना चाहिए, सत्य बात बोलो, गुमराह बातें मत फैलाओ, जो है वही वास्तविकता वाली बात करो। मैं अब सबके लिए बोलता हूँ लेकिन अपने अंदर खुद गलत हूँ, तो ये मेरे पहले खुद पे लागू करना पड़ता है। इसको बोलते हैं इम्पैथी, तब दूसरे को दिखाओ सिंपैथी। तो दोस्तों ये होता है आपका एथिक्स ऑफ रिसर्च। एथिक्स ऑफ बेसिकली यही कहता है किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए। बस आज इतना ही था, तो कल बोर्ड के पे फिर से इस टॉपिक को एक एक करके समझाएंगे। तो सोचा शाम का टाइम है, थोड़ा सा आप लोग को कुछ नया नया चीज़ मिलते रहेगा। और ये देखिए कहीं से आपको नॉलेज मिले, खूब पढ़ो, आपके पास टाइम है। अपने देखो प्रोफेसर अगर बनना है तो आपको समझ जाइए, कलम कापी साइड में रख के इसको जितना एक्टिव करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो इसको खूब बेहतर करो, खूब इसको काम दो, इसको खाली समय मत दो। जब ये थक जाए सो जाओ, फिर उठो फिर काम दो। आप इतना जल्दी आप में निखार आएगा, आप एग्ज़ाम तो पास कर जाओगे, आप अच्छे टीचर बन जाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे, अच्छे वक्ता बन जाओगे, अच्छे एक राइटर बन जाओगे, बहुत कुछ बन सकते हो। तो दोस्तों आज इतना ही था, तो तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त पढ़ाई करिए। यही समय है, दिसंबर जनवरी जब भी पेपर होगा कोई बात नहीं, दिसंबर को में हो या जनवरी में हो, आप पढ़ाई पे पूरा फोकस हो जाओ। थैंक यू, धन्यवाद।